हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनअकैडमी स्टूडियो प्रभाव। मैं सुनील अभिव्यक्ति दिल्ली मुखर्जी नगर से आप सबका स्वागत करता हूं। एक यूपीएससी इंटरव्यू और अभिव्यक्ति सिविल सर्विसेज मैगजीन का संपादक, लेखक, दिल्ली में एक प्रसिद्ध कोचिंग संस्थान का डायरेक्टर, अनअकैडमी का एजुकेटर। चलिए चलते हैं आज इकोनॉमिक्स की अपनी क्लास में। देख सकते हैं जैसे लिखा हुआ है हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। तो इसका मतलब था कि जो हम लोग 31 को लेक्चर नहीं ले पाए थे, आज वहीं से अपनी क्लास स्टार्ट हो रही, इसीलिए इसको मैंने हटाया नहीं। याद रखिएगा एक बार फिर से, जो 31 जनवरी को हमें लेक्चर लेना था 2 PM पे, तो उस दिन अपना IR का आप लोगों को याद होगा कि हमारा जो अंतरराष्ट्रीय संगठन में WTO पार्ट 2 चला था, तो उसके कारण से WTO पार्ट 2 चलने के कारण से ये क्लास 31 जनवरी वाली अपनी हो नहीं पाई थी। 1 जनवरी को छुट्टी थी और अब 2 जनवरी यानी आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मुद्रा बैंकिंग RBI पार्ट 2। याद रखिएगा मुद्रा बैंकिंग। तो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा है? हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा कि RBI क्या है, वो किस प्रकार से काम करता है, वो सारी चीजें। आज उसी का पार्ट 2 और ये लगभग 5 पार्ट में होंगे, याद रखिएगा। और 5 पार्ट में उसके पहले हमारे अनअकैडमी प्लस कोर्स के बारे में, प्लस देख सकते हैं प्लस कोर्स में मेरा कल से जो ड्रीम प्रोजेक्ट है 3 जनवरी से, याद रखिएगा 3 जनवरी से बैच स्टार्ट हो रहा है 2 PM प्रीलिम्स का, यानी कि जो टॉप 50 चैप्टर्स हैं, टॉप 50 चैप्टर्स जिनको बार बार रिवीजन करके आपने प्रीलिम्स 2020 बेहतर करना है, तो 3 जनवरी को वो स्टार्ट करना है। और इसके अलावा हिंदी लिटरेचर का बैच स्टार्ट हो रहा है, आप तुरंत आ जाए उसमें। और इसके अलावा एथिक्स, इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड का भी बैच इसी माह स्टार्ट हो रहा है। तो 3 कोर्स स्टार्ट हो रहे हैं, तो आप आ करके जुड़े मेरे साथ, बिल्कुल डरे नहीं। वैकल्पिक विषय हिंदी साहित्य के लिए आप एकदम अटैच हो, अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि रखना है। और जो नए बच्चे हैं, जो 21 उम्र के हैं, 22 या मतलब अभी 18-19 के हैं और 21 या 22 में अटेम्प्ट करना चाहते हैं, आप लोग 2 साल का पैकेज लीजिए। मैं पहले बता रहा हूं 1 साल से कुछ होना नहीं है, 2 साल का। तो एसके लाइव कोड इस्तेमाल करना, आप सबको ये चीज पता है। एसके लाइव रेफरल कोड है, याद रखिएगा। और 1 वर्ष का एसके लाइव के साथ 36,000, 2 वर्ष का 57,600। तो जो भी नए बच्चे हैं, जो भी मुझे फॉलो कर रहे हैं, जिन्हें लग रहा है कि कुछ बेहतर किया जा सकता है, जीवन में रूपांतरण हो सकता है, तो अपने रूपांतरण के लिए आप मेरे साथ जुड़िएगा। याद रखिएगा रूपांतरण के लिए मैं कह रहा हूं, क्योंकि कभी कभी मन में स्वप्न रहता है, जो स्वप्न अच्छी राह ना मिलने के कारण कहीं ना कहीं अधूरा रह जाता है। तो अगर आपको लगता है कि मैं आपके स्वप्न में एक छोटा सा माध्यम बन सकता हूं, तो आपको कनेक्ट होना चाहिए। एसके लाइव कोड देखिए भूलना नहीं है। जो भी एसके लाइव कोड से बच्चे आ रहे हैं, सभी का स्वागत होता है, लेकिन जो एसके लाइव कोड से आ रहे हैं तो स्वाभाविक है मुझ पर ट्रस्ट करके आ रहे हैं वो, तो उनके लिए मैं ये बताना चाहता हूं कि कोर्स कल से जो अपना स्टार्ट हो रहा है कैसे चलेगा, जिससे डाउट ना हो किसी प्रकार से। तो मेरा प्लस कोर्स का स्ट्रक्चर आपके सामने है, देख सकते हैं आप। प्लस कोर्स में ये रणनीति पत्र है, जो इसके लाइव कोड से बच्चे आएंगे उन्हें घबराना नहीं है। आज मेरा कोर्स अभी भी नहीं शो हो रहा होगा, जो बच्चे प्लस में अभी कल परसों में एडमिशन लिए, डरना नहीं है। अभी बात हो गई है, शाम तक शो हो जाएगा। कल से आपको नियमित आपके टाइम यानी 9 बजे रात को मैं लाइव आप लोगों के समक्ष उपस्थित हो रहा हूं प्रीलिम्स की अपनी क्लास के लिए। 9 बजे का प्राइम टाइम आप मेरे साथ व्यतीत करेंगे, तो घबराना नहीं किसी प्रकार से। और वो क्लासेस कैसे चलेंगी? प्रीलिम्स 2020 31 मई को टारगेट करती हुई। कौन मंथ क्या है, टॉपिक क्या है, आप एक बार स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यानी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, एकदम साइंटिफिक आप देख सकते हैं, बिल्कुल साइंटिफिक सिस्टम मैंने बनाया हुआ है। और रणनीति पत्र एसके लाइव, यानी जो 15 जनवरी से बैच स्टार्ट हो रहा है, उसके लिए ये है। आप देख सकते हैं कब क्या क्या चीज पढ़ाया जाएगा। और प्रीलिम्स के ठीक बाद यानी 31 मार्च के बाद 31 मई के बाद आंसर राइटिंग हिंदी साहित्य स्पेशल बैच भी शुरू करूंगा। इसका मतलब जिनकी संभावना होगी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के द्वारा, याद रखिएगा बेहतर तैयारी कर सकेंगे। आप ऑफलाइन से कंपेयर करिए कि हिंदी की क्लास हो जाती है, आंसर राइटिंग कहां होती है। तो हमारा क्लास होगा, उसके बाद 1 मई से आंसर राइटिंग भी होगी। तो ये हिंदी साहित्य वालों के लिए, इथिक्स वालों के लिए मैंने अभी नहीं बनाया है, कल परसों बना दूंगा उनका भी। और एडमिशन के लिए इस नंबर के अलावा किसी भी नंबर पे कॉल ना करें, 9871385211, याद रखिएगा। आइए चलते हैं, हाउ टू अप्रोच इकोनॉमिक्स टुडेज टॉपिक मॉनेटरी पॉलिसी। यानी चलिए अब स्टार्ट हो गया अपना आज का टॉपिक। याद रखिएगा क्या टॉपिक है,
हाउ टू अप्रोच इकोनॉमिक्स, यानी इकोनॉमिक्स को कैसे हम अप्रोच करें। टुडेज टॉपिक, आज का टॉपिक है मॉनेटरी पॉलिसी, यानी कि मौद्रिक नीति। आरबीआई के बारे में हम पढ़ चुके हैं। पिछला लेक्चर जो बच्चे आज जुड़ रहे हैं, तो पिछला लेक्चर मॉनेटरी पॉलिसी का यानी पार्ट 1 हुआ है। आरबीआई के बारे में सारी जानकारी आपको वहां मिलेगी। ठीक है, अब आज हम मॉनेटरी पॉलिसी पे पढ़ने जा रहे हैं, याद रखिएगा, मौद्रिक नीति। तो चलिए सबसे पहले ये समझा दूं मौद्रिक नीति क्या है, क्यों महत्वपूर्ण होती है। आगे फिर हम डिटेल से पढ़ेंगे। आपके सामने क्या है, देखिए, एक देश है, यानी अगर हम हिंदुस्तान को लें, तो अगर हम हिंदुस्तान को लें यानी भारत को लें, तो भारत एक देश है, ठीक है ना। भारत एक क्या है, एक देश है आपके सामने। और इस भारत को क्या करना है, विकास मार्ग पर लेकर के जाना है। याद रखिएगा, विकास मार्ग पर लेकर के जाना है। और इस विकास मार्ग तक ले जाने के लिए एक तो सरकार होती है, यानी कि गवर्नमेंट्स होती हैं, सरकारें या सरकार, और इसके अलावा संस्थाएं होती हैं। बढ़िया से समझिएगा। और इसके अलावा क्या होती हैं, संस्थाएं होती हैं, सरकार और संस्थाएं। तो किसी भी राष्ट्र का विकास मार्ग सरकारों और संस्थाओं से चलता है। तो इसी विकास मार्ग का एक हिस्सा है, एक हिस्सा क्या है, एक हिस्सा है आर्थिक विकास। क्या है, यानी आर्थिक विकास। अब आर्थिक विकास में किसकी भूमिका है, तो आर्थिक विकास में आप देख सकते हैं, यहीं से निकाल दूं तो सरकारों की भी भूमिका है और संस्थाओं की भी भूमिका है। तो आज जो मौद्रिक नीति हम पढ़ने जा रहे हैं, तो इसी सरकार और संस्था के रेफरेंस को हम पढ़ने जा रहे हैं। यानी कि अब यहां पे आते हैं सरकार, यानी कि जैसे अब यहां से एक चीज आगे निकालें तो क्या समझ में आएगा, यानी सरकार, तो यानी कि देश की सरकार, यानी केंद्रीय सरकार आपकी हो गई। याद रखिएगा, केंद्रीय सरकार आपकी हो गई। और इसके बाद क्या हो जाएगा, आर्थिक विकास में संस्था में क्या हो जाएगा, केंद्रीय बैंक आपका हो जाएगा, केंद्रीय बैंक, यानी क्या है, आरबीआई। और आरबीआई, अब देखिएगा सरकार का काम क्या है, सरकार का काम क्या है, आप विचार करिएगा कि सरकार का काम क्या है। सरकार का काम है विकास योजनाओं को आगे बढ़ाना। बहुत बढ़िया से समझिएगा, सब समझ में आ जाएगा। विकास योजनाओं को आगे बढ़ाना, विकास योजनाओं को आगे बढ़ाना, याद रखिएगा, विकास योजनाओं को आगे बढ़ाना यहां पे। तो यह है केंद्रीय सरकार का काम। केंद्रीय बैंक का काम क्या है, यानी कि मुद्रा का प्रबंधन करना। क्या करना, मुद्रा का प्रबंधन करना, ठीक है ना, इसी मुद्रा, ठीक है। तो सरकार का काम है विकास योजनाओं को आगे बढ़ाने, यानी कि सरकार क्या करती है, विकास का काम करती है, और आरबीआई क्या करती है, आपके सामने है। तो अगर दोनों में एक रिलेशन देखें तो रिलेशन कैसा दिखेगा, यानी कि सरकार विकास का काम करती है और जो केंद्रीय बैंक है हमारा, वो मुद्रा प्रबंधन का काम करता है। किसका काम करता है, मुद्रा प्रबंधन का काम करता है। अब स्वाभाविक है कि ये दो संस्थाएं हैं जो आर्थिक विकास के लिए जवाबदेह हैं। तो इन दोनों संस्थाओं में सरकार कहती है हमें पैसा चाहिए। मान लीजिए एक उदाहरण के लिए, सरकार कहती है हमें पैसा चाहिए, पर मुद्रा का प्रबंधन, यानी मुद्रा इन्हें चाहिए, पर मुद्रा का प्रबंधन काम है किसका, आरबीआई का। तो स्वाभाविक है यहां पर दो चीज आपको देखनी है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मुद्रा प्रबंधन, और इस मुद्रा प्रबंधन को किस नाम से जाना जाता है, तो उसे बोलते हैं मौद्रिक नीति। क्या बोलते हैं, मौद्रिक नीति। याद रखिएगा, मौद्रिक नीति। तो यही है, यानी कि आज हम मौद्रिक नीति पढ़ने जा रहे हैं। और यह क्यों, क्योंकि विकास का जो मार्ग है उसमें असंतुलन ना आने पाए, यानी कि मार्केट में डिमांड और सप्लाई यह एक संतुलित अवस्था में बना रहे। सॉरी, जितना मार्केट में पैसा चाहिए उतना ही पैसा रहे। अगर ज्यादा पैसा आ जाए तो उस पैसे को हम क्या करें, मॉनेटरी पॉलिसी के द्वारा मैनेज कर दें, और जब मार्केट में पैसा कम हो जाए तो हम क्या करें, उसी मॉनेटरी पॉलिसी के द्वारा मार्केट में पैसा हम डाल दें, जिससे लिक्विडिटी बन जाए। यहां लिक्विडिटी का मतलब होता है
कि लोगों के हाथ में, सिस्टम के हाथ में पैसे का पहुंचना। क्लियर है? तो यही चीज आज हम पढ़ने जा रहे हैं। फिर से एक बार, भारत सरकार विकास मार्ग, आर्थिक विकास में सरकारें और संस्थाएं, सरकार केंद्रीय सरकार और संस्थाएं में केंद्रीय बैंक, दोनों के क्या क्या काम है, आइए अब आगे चलते हैं, यहां से यात्रा आगे बढ़ाते हैं। मौद्रिक नीति 2019 की इंडिकेटर्स मैंने लिया है, कंटेंट लिया है। तो देखिए, क्योंकि की इंडिकेटर्स जो भी हैं प्रीलिम्स में वही पूछे जाएंगे, याद रखिएगा। तो ये जो चार्ट है ये शो करेगा या शो कर रहा है कि प्रीलिम्स में क्या क्या चीजें पूछी जाएंगी, याद रखिएगा। तो की इंडिकेटर्स आपके सामने आप देख सकते हैं। सीआरआर होता है, अब क्या होता है ये, कैश रिजर्व रेशियो, एसएलआर सांविधिक तरलता अनुपात, ये क्या होता है, रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट है, बैंक रेट है, आप देख सकते हैं। तो ये है मौद्रिक नीति के इंडिकेटर्स जिनका इस्तेमाल प्रायः किया जाता है। तो हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, यही पढ़ने जा रहे हैं, यानी कि आरबीआई मौद्रिक नीति 2019, क्या यह एक की इंडिकेटर्स हैं, याद रखिएगा। और अब आगे इन्हीं पर पूरी बातचीत होने वाली है, इन पर, यानी ये इसलिए बताया गया कि जो एग्जाम में है इन्हीं को आपको ध्यान में रखना है, इन्हीं से क्वेश्चन आएगा। सीआरआर क्या है, क्यों इस्तेमाल होता है, एसएलआर क्या है, क्यों इस्तेमाल होता है, रेपो रेट क्या है, क्यों इस्तेमाल होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या है, क्यों इस्तेमाल होता है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट क्या है, क्यों इस्तेमाल होता है, बैंक रेट क्या है, क्यों इस्तेमाल होता है, ये चीज है। और स्वाभाविक है फिर इसी से जुड़ी हुई अन्य चीजें भी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां से अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। आरबीआई मौद्रिक नीति 2019 का बेस लेकर के मैं बातचीत अब करने जा रहा हूं। मौद्रिक नीति के उद्देश्य क्या है, और ठीक है रहेगा, क्या है मौद्रिक नीति के उद्देश्य, और मौद्रिक नीति को सबसे पहले समझते हैं। यानी मौद्रिक नीति क्या है, सबसे पहले यह समझेंगे और फिर समझेंगे कि मौद्रिक नीति के उद्देश्य क्या है, याद रखिएगा। तो क्या है मौद्रिक नीति, आपके सामने है, आप देख सकते हैं क्या है मौद्रिक नीति। तो पहला क्या है, केंद्रीय बैंक अर्थात आरबीआई द्वारा बनाई गई नीति है। ये क्या है, केंद्रीय बैंक, सेंट्रल बैंक अर्थात आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा बनाई गई नीति है। ये देश के मौद्रिक मामलों से, यानी मुद्रा के लेन देन से संबंधित है। मौद्रिक लेन देन यानी मौद्रिक मामलों का मतलब क्या होता है, मुद्रा का लेन देन, मुद्रा का लेन देन, याद रखिएगा, लेन देन, ठीक है ना, इससे संबंधित है। नीति में, यानी कि मौद्रिक नीति में अर्थव्यवस्था में धन की आपूर्ति, उपलब्धता, यानी इकोनॉमी में कितना धन पहुंचना चाहिए, धन की सप्लाई, मनी की सप्लाई की उपलब्धता, और ऋण की लागत को विनियमित करने के लिए उपाय शामिल है। यानी क्या किया जाता है, ऋण की लागत को विनियमित किया जाता है, यही है मौद्रिक नीति। अब आगे पढ़ते हैं, मौद्रिक नीति के उद्देश्य क्या है, चलिए देखते हैं। मौद्रिक नीति के उद्देश्य, याद रखिएगा क्या है ये, मौद्रिक नीति के उद्देश्य। तो आइए ये भी देख लेते हैं, ये भी पीटी का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा, यानी प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा ऑब्लिक से मौद्रिक नीति के उद्देश्य है या है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑब्लिक से मौद्रिक नीति के उद्देश्य है या है। तो आप देख सकते हैं क्या क्या है मौद्रिक नीति, यानी मुद्रा मार्केट में किस फ्लो में आए, वह किस फ्लो में बनी रहे, उसके फ्लो के कारण कोई चिंता हो रही तो तुरंत फ्लो को वापस लेना, जिसे बोलते हैं तरलता को डालना, तरलता को निकालना, कोई चीज डालना, कोई चीज सोख लेना। अभी समझाता हूं क्या डालना क्या सोख लेना, सारी बातें अभी समझ में आएंगी बहुत बढ़िया से। सबसे पहले हम देख लेते हैं उद्देश्य क्या है। तो स्वाभाविक है भाई, पूरी इकोनॉमी डिमांड और सप्लाई पे चलती है, और पूरी इकोनॉमी का केंद्र क्या है, मुद्रा विनिमय। तो स्वाभाविक है जितना बढ़िया मुद्रा का सिस्टम चलेगा उतना ही बढ़िया इकोनॉमी का पूरा स्ट्रक्चर चलेगा। और उसी स्ट्रक्चर का पहला पॉइंट है बचत और निवेश को बढ़ावा देना। यानी पहला क्या है, बचत और निवेश को क्या करना है, बढ़ावा देना है। यानी ये मौद्रिक नीति का लक्ष्य होता है,
याद रखिएगा। अब अगर कोई आपसे पूछे, इसी एक पॉइंट के साथ पहले बता दूं कि आरबीआई टाइट या कठोर मौद्रिक नीति क्यों अपनाती है, विचार करिए। आरबीआई टाइट या कठोर मौद्रिक नीति क्यों अपनाती है? इसलिए अपनाती है बचत और निवेश, यानी कि वो टाइट भी, याद रखिएगा, जैसे होता नहीं रघुराम राजन जी थे तो उस समय थोड़ा थोड़ा मॉनेटरी पॉलिसी कठोर थी। क्यों थी? चूंकि मंदी थी और उन्होंने बहुत बढ़िया से बैलेंस मतलब बनाए रखा। सरकार कहती है मुझे पैसा दो और पैसा दो और पैसा दो, आरबीआई कहते हैं नहीं देंगे नहीं देंगे नहीं देंगे। तो क्यों नहीं देगी? बचत और निवेश को बढ़ावा देना, सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों बेहतर ढंग से चले। व्यवसाय चक्र का प्रबंधन, मैनेजिंग बिजनेस साइकिल, यानी मैनेजिंग बिजनेस साइकिल। तो आप सबको पता है ना बिजनेस साइकिल का मतलब क्या है? डिमांड और सप्लाई, वह बेहतर बनी रहे। डिमांड और सप्लाई, डिमांड में मैंने क्या पढ़ा, अभी हम लोग पढ़ेंगे ना, रेपो, रिवर्स रेपो, ये सब क्या होता है, कैसे पैसा डाला जाता है, कैसे पैसा निकाला जाता है। तो उसी चीज को यहां पर बताया गया है, क्या? डिमांड और सप्लाई को मैनेज करना, कुल मांग का विनियमन करना, रेगुलेशन ऑफ एग्रीगेट डिमांड, यानी कि जो भी डिमांड है उसको मैनेज करना, रेगुलेट करना। मान लीजिए कि मार्केट में डिमांड बहुत हो जाए और लोगों के हाथ में पैसा ही कम, जो है पैसा अधिक आ जाए, डिमांड बढ़ जाए और क्या हो, वस्तु कम हो। तो जब वस्तु कम है, मान लीजिए सबके हाथ में पैसा आ गया, सबको प्याज चाहिए, अब प्याज खत्म हो गई और पैसा पड़ा हुआ है सबके हाथ में, प्याज है ही नहीं मार्केट में। तो इसका मतलब कि पैसा इस प्रकार से लोगों के हाथ में जाए कि जो वस्तु है वह क्या करे कि वस्तु का अकाल ना पड़ने पाए, यानी कि मांग का विनियमन करना, रेगुलेट करना। तो वो कैसे होगा? वो उसी से होगा जो मॉनेटरी पॉलिसी के द्वारा वो अपनाता है, जो अभी हम आगे पढ़ेंगे कि कितना पैसा डालना है, कितना पैसा निकालना है। रोजगार सृजन, जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, स्वाभाविक है, डिमांड सप्लाई अच्छा रहेगा तो रोजगार क्लियर है बना रहेगा। बुनियादी ढांचे के विकास में मदद करना, यानी हेल्पिंग विद द डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। बुनियादी ढांचे के विकास में मदद करना क्या है? हेल्पिंग विद द डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। तो बुनियादी ढांचा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके विकास में मदद करना। अगला है प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के लिए अधिक धन आवंटित करना। याद रखिएगा, प्राथमिकता वाले क्षेत्र जो भी एग्रीकल्चर और ये सारे क्षेत्र होते हैं जो संवेदनशील क्षेत्र होते हैं, ठीक है ना। अगला क्या है? बैंकिंग क्षेत्र का प्रबंधन और विकास, मैनेजिंग एंड डेवलपमेंट द बैंकिंग सेक्टर। तो ये इतने काम करता है, ये सारे पॉइंट आप याद कर लीजिएगा। क्लियर है मौद्रिक नीति के उद्देश्य क्या होते हैं? तो यहां से आपको पता लग जाएगा। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी है और कॉन्सेप्ट भी है और फैक्ट भी है। आइए देखें तीनों क्या है। लचीली मुद्रास्फीति लक्ष्यकरण फ्रेमवर्क, FITF क्या है? फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क। ये भैया क्या है? यानी लचीली मुद्रास्फीति लक्ष्यकरण फ्रेमवर्क, यानी कि जो मुद्रास्फीति है, याद रखिएगा मुद्रास्फीति का मतलब होता है मुद्रा का जो वैल्यू है वो क्या हो जाना? गिर जाना, यानी कि सबके हाथ में मुद्रा पहुंच जाना, वस्तु एकदम सीमित रहना। तो क्या हो जाएगा कि मुद्रा का कोई मोल ही नहीं है, याद रखिएगा। तो लचीली मुद्रास्फीति लक्ष्यकरण फ्रेमवर्क FITF, यानी फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क आप करने जा रहे हैं। यहां पे ध्यान रखिएगा कि हमें इन्फ्लेशन को टारगेट करना है। कैसे? आइए देखें क्या है। तो सबसे पहले क्या है, आइए देखिए, व्हाट इज फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेट, यानी ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन, याद रखिएगा प्रीलिम्स का। और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो विचार करिएगा कि क्यों नहीं पढ़ा है। क्लियर? अगर पढ़ा है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा तो विचार करिएगा, क्योंकि ये सब बेसिक्स है, इन सबको समझे बगैर आप मॉनेटरी पॉलिसी वगैरह नहीं समझ सकते। फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन क्या है? लचीली मुद्रास्फीति टारगेटिंग, लक्ष्यीकरण, यानी कि जो ये आप पढ़ने जा रहे हैं लचीली मुद्रास्फीति लक्ष्यकरण। तो लचीली मुद्रास्फीति हम यही पढ़ रहे हैं। तो फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग, लचीली मुद्रास्फीति लक्ष्यकरण क्या है? इज अ मॉनेटरी पॉलिसी, एक मौद्रिक नीति है। क्या है? इज अ मॉनेटरी पॉलिसी स्ट्रेटजी, यह एक मौद्रिक नीति रणनीति है। फिर से एक बार, FITF लचीली मुद्रास्फीति लक्ष्यकरण क्या है? क्या है? अ मॉनेटरी पॉलिसी स्ट्रेटजी
एक मौद्रिक रणनीति है, याद रखिएगा, यूज्ड बाय सेंट्रल बैंक, यानी कि जो सेंट्रल बैंक यूज करता है टू मेंटेन द प्राइस लेवल विद इन अ सर्टेन रेंज, यानी कि यह अपना सेंट्रल बैंक यानी आरबीआई इस्तेमाल करता है किस लिए, कि मेंटेन रखे, किस चीज को मेंटेन रखे, तो एक निश्चित सीमा, याद रखिएगा, क्या करे, सर्टेन रेंज, एक निश्चित सीमा, किसके लिए, मूल्य के लिए, याद रखिएगा, मूल्य स्तर के लिए, किसके लिए, प्राइस लेवल के लिए, मूल्य स्तर के लिए। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। यह प्रीलिम्स का क्वेश्चन है कि फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग क्या है, लचीली मुद्रास्फीति लक्ष्यकरण, पीटी का यही क्वेश्चन है, ये आप इसको पकड़ लीजिए, लचीली मुद्रास्फीति लक्ष्यकरण क्या है, क्या है ये, तो आप बताएंगे सेंट्रल बैंक की एक स्ट्रेटजी है जिसके तहत वह मुद्रास्फीति को एक निश्चित रेंज के मध्य रखने का लक्ष्य निर्धारित करता है, निश्चित रेंज के मध्य रखने का लक्ष्य निर्धारित करता है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। तो ये हमारा एक क्वेश्चन, व्हाट इज फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग, ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन है और पूछेगा, अभी तक पूछा नहीं गया। Why does India need, अब क्यों भारत, why does India need inflation targeting, याद रखिएगा, why does India need inflation targeting, यानी कि क्या है कि भारत को मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण की जरूरत क्या है, यानी कि FITF फ्रेमवर्क की जरूरत क्या है, याद रखिएगा, FITF की जरूरत ही क्या है। इफ, अब बताया जा रहा, इफ सेंट्रल बैंक कुड इंश्योर प्राइस स्टेबिलिटी, this leverage the household and companies to plan confidently while negotiating wage based on expecting low and stable inflation। स्वाभाविक है, इसलिए क्योंकि अगर मुद्रास्फीति टारगेटेड है तो घरेलू क्षेत्र, निजी क्षेत्र ये बेहतर ढंग से क्या कर सकते हैं, अपने इन्वेस्टमेंट के प्रोसेस को बेहतर ढंग से आगे बढ़ा सकते हैं, इसीलिए आवश्यकता है। अगला है FITF कब भारत में आए, फिर प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, याद रखिएगा, फिर प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, याद रखिएगा, प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, FITF इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया, यानी ये भारत में कब आया। आरबीआई एक्ट 1934 के संशोधन के बाद 2016 में भारत में इसकी शुरुआत की गई। प्लीज याद रखिएगा, आरबीआई एक्ट 2016 में संशोधित किया गया और इसकी शुरुआत कब से हुई है, यह प्रीलिम्स का फैक्ट है, 2016 में, याद रखिएगा। आरबीआई एक्ट के अनुसार भारत सरकार मुद्रास्फीति के लक्ष्य को हर 5 वर्ष में, प्रत्येक 5 वर्ष में आरबीआई के साथ परामर्श करके निर्धारित करती है, यानी भारत सरकार प्लस आरबीआई में क्या होता है, एक डिस्कशन होता है और उसमें निश्चित कर दिया जाता है कि भैया हम कितना मुद्रास्फीति का लक्ष्य 5 वर्ष के लिए तय करें, जिससे कि जो घरेलू क्षेत्र होते हैं, जो इन्वेस्टर्स होते हैं, सबको ये पता रहता है कि हमारा इनके यहां इन्वेस्टमेंट करना सेफ है, डिमांड और सप्लाई मार्केट की अच्छी है। यह 5 अगस्त 2016 से 31 मार्च 2021 के मध्य के लिए निर्धारित हुआ है अभी। और सीपीआई कितना निर्धारित है इसके तहत, याद रखिएगा, 4%, यानी कि 4% निर्धारित है, यानी इन्फ्लेशन कितना रखा है, और जो कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आधार पर रखा गया है, सीपीआई के आधार पर, और वो कितना रखा गया, 4%। इसकी ऊपरी सीमा है 6%, याद रखिएगा, और इसकी निचली सीमा है, यानी कि इनके मध्य वो फ्लक्चुएशन हो सकता है। ऐसा नहीं कि 4% का मतलब अगर 4 कह दिया गया है तो 4 ही रहेगा, वो इतना फ्लक्चुएशन का भी है कि ये 2 चीजें, यानी ये पूरा आपको डायग्राम याद रखना है। और आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट याद रखना है कि एफआईटीएफ कब भारत में शुरू हुआ और इसका लक्ष्य क्या है, प्रत्येक 5 वर्ष में आरबीआई के साथ परामर्श करके क्या करना है, मुद्रास्फीति का एक टारगेट सेट कर देना है। उस टारगेट में एक ऊपरी सीमा और एक निचली सीमा भी बता देनी है, जिससे कि जो भी हाउस होल्ड सेक्टर्स है, मतलब जो हमारा हाउस होल्ड सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर है, जो कंपनीज हैं, वह इंडियन मार्केट की वोलेटिलिटी, यानी उसमें जो मार्केट में उतार चढ़ाव है, उसको बेहतर ढंग से समझ सकें। दैट्स इट, बस इतना आपको यहां पे ध्यान रखने की आवश्यकता है। अब देखिए सीपीआई 4% हो गया। अब यहां तक समझ में आया क्या? आप लोगों को यहां तक समझ में आएगा? एक बार जरा आंसर बताएंगे, क्या समझ में आया यहां तक बच्चों?
क्या समझ में आया? ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया। फिर भी नहीं आया क्योंकि ये टफ लगता है, पर मुझे लगता है दुनिया का सबसे आसान है। तो एक बार फिर से मैं रिवाइड, हमने सबसे पहले आपको दिखाया, इन आंकड़ों पे मत जाइएगा। ये तो मैंने, क्योंकि मेरी आदत है मैं गवर्नमेंट की साइट से उठाता हूं तो वहां से उठाया गया है, तो ये तो 3 महीने में चेंज होता रहता है उसको। हमने सबसे पहले देखा इंडिकेटर, सॉरी, सबसे पहले हमने ये देखा हाउ टू अप्रोच इकोनॉमिक्स और मॉनेटरी पॉलिसी पार्ट 2 में। तो सबसे पहले हमने ये देखा भारत मतलब कोई भी राष्ट्र विकास मार्ग पर चलना चाहता है और उसी विकास मार्ग में एक आर्थिक विकास है, और इस आर्थिक विकास के लिए सरकार और संस्था दोनों जिम्मेदार होती हैं। तो सरकार मतलब केंद्रीय सरकार जिसका काम है विकास की रणनीति बनाना, और केंद्रीय बैंक है जिसका काम है मुद्रा का प्रबंधन करना। याद रखिएगा, ये मैंने एक बार फिर से इसलिए बता दिया, आप अभी जब हम एनपीए संकट पढ़ेंगे, जिन बच्चों को ये पूरा याद रहेगा, ये वाला टारगेट याद रखिएगा, जिनको याद रहेगा उनको एनपीए जबरदस्त समझ में आएगा। याद रखिएगा, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स आपने बहुत पढ़ा होगा, लेकिन मैं कॉन्सेप्ट के साथ आपका क्लियर कर दूंगा। तो ये दोनों याद रखिएगा, विकास और मुद्रा प्रबंधन, ये जब तक याद नहीं रहेगा तब तक आरबीआई बनाम जो सरकार का क्लास है वो भी नहीं समझ पाएंगे, उसको हम आगे समझेंगे। तो ये चीज हमने पढ़ा। फिर हमने इंडिकेटर्स पढ़े, फिर मैंने कहा इन्हीं इंडिकेटर्स पर प्रीलिम्स में क्वेश्चन आएंगे, लेकिन इन इंडिकेटरों पर जाने से पहले ये इंडिकेटर क्या है, ये टूल्स हैं। किस प्रकार के टूल्स हैं? टूल्स माने उपकरण है। याद रखिएगा, उपकरण, उपकरण का मतलब होता है, मान लीजिए आपके यहां पर टैप वाटर, जो नल का पानी है उसकी पाइप खराब हो जाए, तो आप क्या करते हैं, किसी भी मिस्त्री को बुलाते हैं और वो क्या करता है, टैप वाटर में जो कुछ भी होता है लीकेज और वो सब ठीक करता है, और उसके लिए वो उपकरण का इस्तेमाल करता है। यानी टैप वाटर को कंट्रोल करने के लिए उसने टूल्स निकाले अपने बैग से, फटाफट रिंच और ना जाने क्या क्या कसना, निकालना, काटना, पीटना शुरू किया, ठीक किया, चला गया। वैसे ही इकोनॉमी में भी मुद्रा के प्रवाह को संतुलित ढंग से बनाए रखने के लिए, को संतुलित ढंग से बनाए रखने के लिए ये ढेर सारे इंडिकेटर्स हैं, इन्हीं को टूल्स कहते हैं। अभी हम आगे पढ़ने वाले टूल्स मतलब, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे उपकरण, जिसके द्वारा इकोनॉमी में मनी का फ्लो और फिर उसके बाद जब फ्लो को कंट्रोल करना, ये दोनों काम हमारा केंद्रीय बैंक करता है, जिसे हम मुद्रा प्रबंधन का कार्य कहते हैं। ये हो गया। तो ये सारे टूल्स अभी हम आगे पढ़ने वाले, इनको इनकी कैटेगरी होगी। फिर हमने पढ़ा भाई मौद्रिक नीति क्या है, और हमने पढ़ा मौद्रिक नीति के उद्देश्य क्या है। उम्मीद करता हूं आप समझ, तो ये हमने पढ़ा भैया मौद्रिक नीति ये है, याद रखिएगा। और मौद्रिक नीति के उद्देश्य इतने हैं, हमने कहा कि भैया प्रीलिम्स का क्वेश्चन भी आ सकता है, अलर्ट रहना है, तो आपने मौद्रिक नीति के उद्देश्य भी यहां पर निपटा दिए। इसके बाद हमने कहा कि अब एक कॉन्सेप्ट और पढ़ते हैं, एफआईटीएफ यानी फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क, लचीली मुद्रास्फीति लक्ष्य गणना, यह भी हमने पढ़ा। फिर हमने ये बताया कि भैया कि ये है क्या, व्हाट इज फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग, भाई है क्या। तो आपने ये भी अच्छे से समझ लिया कि भाई एक सर्टेन रेंज में प्राइस लेवल को मेंटेन करने के लिए क्या करता है, सेंट्रल बैंक इसका इस्तेमाल करता है। हो गया। और क्यों करता है, इसलिए करता है कि भाई जो हाउस होल्ड है और जो कंपनीज हैं वो बेहतर ढंग से अपनी नीति के लिए प्लानिंग कर सके, जिससे उन्हें फ्लक्चुएशन ना दिखाई दे। चूंकि फ्लक्चुएशन जब लगातार होगा डिमांड और सप्लाई में, तो क्या होगा, इन्वेस्टर सोचेगा ना, ठीक है, मार्केट की स्टेबिलिटी के लिए, मार्केट की स्थिरता के लिए। फिर हमने क्या पढ़ा, ये भैया इंडिया में कब आया, तो यूपीएससी पूछ लेता है किस डेट में, तो हमने देखा 2016 में कैसे आया, आरबीआई एक्ट 1934 में संशोधन के द्वारा आया। और इसमें क्या किया जाता है, हमने ये भी पढ़ा, भारत सरकार क्या करती है, आरबीआई और भारत सरकार मिलकर के क्या करते हैं, आरबीआई और भारत सरकार मिलकर क्या करते हैं, एक निश्चित समयावधि के लिए निश्चित कर देते हैं कि हम जो हमारी मुद्रास्फीति रहेगी इसी के मध्य रहेगी, जिसे हम टारगेट कहते हैं। और फिर उसके बाद एक अपर लिमिट बना दी जाती है, भैया हो सकता है 4 है तो 6 भी चली जाए, 2 भी चली जाए, घबराना नहीं है, इसी इतने में रहेगी, क्योंकि हमारी इकोनॉमी ऐसा हमें शो कर रही है और हमारा मॉनेटरी सिस्टम यही नीति लेकर के मार्केट में पैसा डालेगा, पैसा निकालेगा, जिसको आप हमेशा पढ़ते हैं Q1, Q2, Q3 में
इस बार आरबीआई ने रेपो में इतनी कटौती करी, इस बार ये करा वो करा, ठीक है ना, समझ गए होंगे अब आप। ये हो गया आपका, तो यहां तक हम लोग समझ गए। अब हम वही जो टैप वाटर नल की टोटी जो आपके लिए बोला वही पढ़ने जा रहे हैं। यानी कि ठीक है ये सब काम करेंगे, टारगेट भी हो गया, लेकिन करेंगे कैसे? आपका उद्देश्य है बड़ा बड़ा जो भी आपने पढ़ा, और आपने एक FITF भी बनाया, चलो भाई ये भी कर दिया कि हम इतना ही करेंगे, 5% से अधिक नहीं बढ़ने देंगे, 4% से अधिक नहीं बढ़ने। कैसे करेंगे? तो कहेंगे ना मेरे पास हथियार है, नहीं, जैसे दीवार फिल्म में वो कहते हैं कि मेरे पास मां है, ठीक है, वो कहते हैं तुम्हारे पास सब कुछ है, क्या है? मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, कार, अमिताभ बच्चन, उन्होंने कहा मेरे पास मां है। तो सिंपल वो कि उनकी इतनी ज्यादा, यानी मैं यहां इस उदाहरण से यह बताना चाह रहा हूं कि आखिर वो क्या है जिसके द्वारा आप मेंटेन कर सकते हैं। तो शशि कपूर के सामने जब अमिताभ बच्चन ने कहा मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, कार है, पता नहीं क्या क्या है, तो इतना तो उनके पास नहीं था, लेकिन उन्होंने एक टूल से ऐसा बता दिया कि मेरे पास मां है, अमिताभ के वो गाड़ी, बंगला और ये सारी चीजें क्या हो गई? नेपथ्य में चली गई। तो सेम वही है कि मौद्रिक नीति प्रबंधित करने के लिए हमारे पास क्या है, आपके पास क्या है? तो हमारे पास टूल्स है, हथियार है, और वो हथियार क्या है आप देख सकते हैं, मात्रात्मक उपकरण, क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट, यानी कि मात्रात्मक, क्वांटिटी समझते हैं ना, 1 2 3 4 5 6, इसको बोलते हैं क्वांटिटी। 1 किलो, 5 किलो, 8 किलो, 10 किलो, इसको क्या बोलते हैं? क्वांटिटी, याद रखिएगा। दूसरा क्या है? गुणात्मक, गुण का मतलब क्या होता है? जैसे काला, गोरा, मोटा, छोटा, पतला, क्लियर है ना, इसको बोलते हैं गुण। क्लियर है? अच्छा बुरा, अच्छा गुण, बुरा गुण, ठीक है, गुण होता है, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है। तो ये मात्रा है संख्या के आधार पर, ये गुण यानी उसकी विशेषता, संख्या विशेषता, संख्या विशेषता, कुछ ऐसा फंसा लीजिए। अब आइए देखिए, सबसे पहले भाई मात्रात्मक उपकरण में क्या क्या है। तो प्रीलिम्स का फिर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आरबीआई की मौद्रिक नीति का मात्रात्मक उपकरण है या मात्रात्मक उपकरण नहीं है? तो है, एक बार बैंक रेट है, रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, CRR है, SLR है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो और खुले बाजार की क्रियाएं, ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ये हो गए आपके सारे मात्रात्मक उपकरण। याद रखिएगा क्या हो गए मात्रात्मक। गुणात्मक में क्या क्या हो गए? सीमांत आवश्यकता, मार्जिनल रिक्वायरमेंट, साख की राशनिंग ऑफ क्रेडिट, नैतिक प्रभाव, मोरल सुएशन, गुण के रूप में है ये, ठीक है ना। और ये क्या है? मात्रा के रूप में, इतनी रुपया, इतनी मात्रा, इतना %, इतना रेट, ये है मात्रा, ये है गुण। उम्मीद करता हूं मात्रा समझ पाएंगे। फिर से एक बार, मात्रा का मतलब क्या होता है? मात्रा का मतलब होता है जैसे संख्या में कोई आपसे कह देना 5 6 3 2, ये सब क्या निर्धारित हो गया मात्रक, भैया 5 ही 6। कोई आपसे कह दे केले ले आओ, कितने ले आओ? 1 दर्जन ले आओ, कितना हो गया? 12, मात्रात्मक, ठीक है ना। और फिर जो केला ले करके आए उसकी विशेषता बताई जाए, वह बड़ा अच्छा आदमी है, क्या हो गया? उसका गुण, क्योंकि वो बहुत अच्छा उसकी विशेषता बता रहा है, वह उसका गुण है बहुत अच्छा होना। तो याद रखिएगा 2 प्रकार से, मात्रा और दूसरा क्या है? गुण। तो ये मात्रा का मतलब होता है कि जब आपका क्या किया जाए, संख्या में कुछ बता दिया जाए, % में बता दिया जाए, इसको बोलते हैं कि मात्रा। याद रखिएगा। मात्रात्मक उपकरण क्या है? मौद्रिक नीति के वे उपकरण, अब डेफिनेशन याद करिए, मौद्रिक नीति के वे उपकरण जिनका संबंध अर्थव्यवस्था में समग्र मुद्रा की पूर्ति से होता है। यानी समग्र मुद्रा की पूर्ति, इसका मतलब क्या है भैया? मार्केट में यानी इकोनॉमी में, जो आपके मेरे हाथ में और हमारे जैसे पूरे हिंदुस्तान के नागरिकों के हाथ में, उसमें हम लोग घरेलू क्षेत्र वाले भी हैं, निजी क्षेत्र भी है, तो हम लोगों के हाथ में जो पैसा है, उस पैसे का फ्लो कैसा मार्केट में होना चाहिए। अगर हमारे हाथ में पैसा अधिक आ गया, सबके हाथ में आ गया, एक दुकान पे पहुंच गए, अब सबने कहा हमको भी चाहिए, हमको भी चाहिए, हमको भी चाहिए, क्या हो जाएगा? दिक्कत हो जाएगी ना। सामान 5 पैसा 500 लोगों के पास, दिक्कत हो गई। तो सिंपल सी बात है, यही है समग्र मुद्रा की पूर्ति, यानी अर्थव्यवस्था में समग्र मुद्रा, जो भी टोटल आपकी मनी है, उसकी सप्लाई से रिलेटेड होता है कि हम किस प्रकार से सप्लाई कितना डालें कि मार्केट स्टेबिलिटी के साथ चलता रहे, जिससे कि जो आपने पीछे उद्देश्य पढ़े हैं वह उद्देश्य प्राप्त होते चले जाएं। याद रखिएगा।
अर्थात इन उपकरणों के माध्यम से, यानी क्या है, आरबीआई अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति में कमी या वृद्धि करता है। क्या करता है? मुद्रा की पूर्ति में, यानी मार्केट में 500 रुपया आना चाहिए कि मार्केट में 300 रुपया आना चाहिए, याद रखिएगा, इसी को वह इसी मात्रात्मक उपकरण के द्वारा निर्धारित करता है, याद रखिएगा। तो सिंपल से बात है, मुद्रा की पूर्ति में कमी या मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि करने की अवधारणा है ये। अब आइए देखें कौन कौन से है। सबसे पहले आ गया आपका बैंक रेट। क्या है ये? याद रखिएगा, पहला क्या है? बैंक रेट। तो आप देख सकते हैं, सॉरी, बैंक रेट, बैंक रेट, दो चीज याद रखिएगा मात्रात्मक में। आइए एक बार और दिखा देता हूं, मैं अलग अलग पेन से बना रहा हूं। कई जगह रेट है, रेट रेट, याद रखिएगा, रेट रेट और रेट, ये मैंने अलग पेन से बनाया, डायग्राम भी बना देता हूं, रेट रेट रेट। और फिर आइए देखिए, कई जगह क्या है बच्चों मेरे, कई जगह क्या है? रेशियो, रेशियो, याद रखिएगा, रेशियो क्या है? ये क्या है? अनुपात है। इसको बोलते हैं अनुपात और इसको बोलते हैं दर। तो इसका मतलब है कि मात्रात्मक उपकरण में दर और अनुपात दो चीजें शामिल होती हैं। यानी मात्रा में दर कि भैया इतना रेट है आपका, अनुपात का मतलब इतना अनुपात आपको एडजस्ट करना है, कैसे करना है, इतना रेट है उसके हिसाब से आपको काम चलाना है। दो चीज याद रखिएगा, रेट और रेशियो। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? रेशियो। रेट प्लस रेशियो से मात्रात्मक उपकरण बनता है। रेट का मतलब हो गया बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। रेशियो का मतलब हो गया सीआरआर यानी नगद आरक्षित अनुपात, कैश रिजर्व रेशियो। और रेशियो का मतलब हो गया वैधानिक तरलता अनुपात, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, याद रखिएगा। और अंतिम है खुले बाजार की क्रियाएं। उम्मीद करता हूं मात्रात्मक उपकरण आपकी समझ में बहुत अच्छे से आ गया होगा। एक बार आप रिवीजन कर लीजिए, तो एक बार रिवीजन करिए। मैंने पहले प्लान किया कि इस वाले खंड में मैं धीरे धीरे चलूंगा, याद रखिएगा, मैं धीरे धीरे लेके चलूंगा कि जिससे आपको बेहतर समझ इस विषय पर बन पाए। याद रखिएगा, बहुत आहिस्ते आहिस्ते लेके मैं चलने वाला हूं, याद रखिएगा। एक बार रिवीजन करिए रेट और रेशियो का प्लीज। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपने रिवीजन कर लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुणात्मक भी कर लीजिएगा, बहुत मजेदार है। अभी कनेक्ट करूंगा ये सब साख की राशनिंग वगैरह, अभी एनपीए से कनेक्ट होंगे, एकदम कॉन्सेप्ट के साथ जुड़े रहिएगा। एनपीए से कनेक्ट होंगे, फिर ये एनपीए जो है याद रखिएगा, फिर ये कनेक्ट होगा पीसीए से, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन से, बहुत कुछ है, लंबा लंबा चलेगा। तो ये सारे पॉइंट पकड़े रहिएगा। ये नेक्स्ट लेक्चर में जब एनपीए का टाइम आएगा, अभी तीसरा या चौथा लेक्चर होगा वो, तो आप ध्यान करेंगे। तो इसका मतलब ये सब आपको याद होने चाहिए, रटे होने चाहिए। कि जैसे मैं कहूं क्या आपको याद है, तो आपको हाँ मुझे याद है। अब पता क्या याद है, पता चला बैठे हुए देख रहे हैं कुछ याद ही नहीं, प्लीज। ठीक है, तो अब आइए मात्रात्मक उपकरणों में हम रेट पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं? रेट। 3 रेट पढ़ने जा रहे हैं, बैंक रेट, रिवर्स रेट, ठीक है ना। आइए, वह दर, ये दर है, वह दर जिस पर आरबीआई आवश्यकता पड़ने पर, आरबीआई याद रखिएगा, पकड़ लीजिएगा, आरबीआई आवश्यकता पड़ने पर अन्य व्यापारिक बैंकों को दीर्घकालिक ऋण, ये शब्द पकड़िएगा, दीर्घकालिक ऋण उपलब्ध कराता है। समझ गए होंगे। आरबीआई क्या करता है, अगर जो हमारे वाणिज्यिक बैंक हैं, आगे के लेक्चर में हम वाणिज्यिक बैंकों की डेफिनेशन भी पढ़ेंगे, आप घबराएंगे नहीं, ठीक है। अभी बस केवल वाणिज्यिक बैंक नामक कोई एक यूनिट बस दिमाग में फंसा लीजिए कि एक वाणिज्यिक बैंक होता है। अभी आगे वाणिज्यिक, गैर वाणिज्यिक, वो सब आने वाला है, बिल्कुल आपको मस्त रहना। ये लंबा लेक्चर मेरा चलेगा, अगले हफ्ते भी चलेगा इसी पर। मैं चाहता हूं मॉनेटरी पॉलिसी ऐसा हो जाए फिर आपको यहां से कोई दिक्कत ना हो। तो एक दर है, जैसे होता ना, आप अगर कभी बैंक में गए हुए, आपके घर परिवार में किसी से पूछे कि हमने भाई, या कोई साहूकार, अड़ोसी पड़ोसी, महाजन, किसी से कि भैया हमको कुछ कर्जा चाहिए, जैसे आप या कोई भी व्यक्ति, मैं मान लीजिए मैं किसी महाजन के पास गया, मैंने कहा कि कुछ कर्जा चाहिए, तो क्या हो गया, महाजन उस समय आरबीआई है, यानी सेंट्रल बैंक है, और मैं कौन हूं, मैं वाणिज्यिक बैंक हूं, मुझे अपने व्यवसाय के लिए, अपने कोचिंग के लिए कुछ पैसा चाहिए।
तो मैं किसके पास गया, उस महाजन के पास। मैंने कहा भैया पैसा दो। उसने कहा 10% की दर पे देंगे। 1 लाख देंगे तो 10% आपसे क्या करेंगे, या 15% आपसे लेंगे। बस वही चीज यहां पर सेट कर दीजिए। क्लियर है? तो बहुत आसान है। तो यानी एक दर है जिस पर आरबीआई, स्वाभाविक है, मुद्रा का स्वामी है। आरबीआई आवश्यकता पड़ने पर, यानी जब भी आवश्यकता पड़े तो अन्य व्यापारिक बैंकों को, इधर देखिएगा, दीर्घकालिक ऋण उपलब्ध कराता है। दीर्घकालिक, अल्पकालिक, 2 शब्द हैं, पकड़ लीजिए। अल्पकालिक, दीर्घकालिक। अल्पकालिक, दीर्घ, क्योंकि अभी कई मात्रात्मक उपकरण ऐसा आएंगे जिसमें ओवरनाइट आधार, यानी तात्कालिक रूप से भी ऋण की व्यवस्था है, याद रखिएगा। तो इसीलिए मैंने कहा दीर्घकालिक पकड़ लीजिए। अब अगला, अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति को रोकने के लिए, इकोनॉमिक्स में अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति को रोकने के लिए, मुद्रास्फीति क्या है? स्फीति मतलब गिर जाना, और मुद्रा तो आपको पता नहीं, मुद्रा का मूल्य गिर जाना, मुद्रा का मूल्य कमजोर पड़ जाना। यानी कि जैसे कि ढेर सारी मुद्रा हो जाए, और मुद्रा का मूल्य कमजोर कब पड़ेगा? जब भाई ढेर सारी मुद्रा हो गई, मार्केट में वस्तु की कमी हो गई, तो क्या हो जाएगा? जैसे आप देखिए, जब मंदी वगैरह, जैसे 1929 की विश्व की आर्थिक मंदी याद करिए, इतिहास आप पढ़ते होंगे, उसमें आता है विश्व इतिहास में कि जर्मनी में कोई व्यक्ति गया जो है चाय पीने के लिए, कॉफी पीने के लिए, तो जब उसने चाय ऑर्डर किया, उस समय 400 जर्मन मतलब मनी में उसकी कीमत थी। जैसे वो चाय पी के उठा, 4 लाख, कितने गुना उसका रेट बढ़ गया। यानी जब मुद्रास्फीति की स्थिति आ जाए, याद रखिए, वो तो मान लीजिए विनाशक स्थिति थी, एक नॉर्मल भी मार्केट में डिमांड और सप्लाई का फ्लो बनाए रखने के लिए मुद्रा का मैनेजमेंट किया जाता है, जो मौद्रिक नीति का एक हिस्सा भी है। तो मुद्रास्फीति को रोकने के लिए बैंक दर को बढ़ाया जाता है। क्लियर हो गया होगा? बैंक दर बढ़ा देंगे तो भैया क्या होगा? व्यापारिक बैंक आरबीआई से कम लेंगे, और जब व्यापारिक बैंक कम लेंगे तो हम लोग तो व्यापारिक बैंक से ही लेंगे ना, तो हम उनके पास जाएंगे तो हमको भी ऊंची दर पर देंगे। चूंकि ऊंची दर वहां से मिल रही, तो स्वाभाविक है ऊंची दर पर ही देंगे। ऊंचा 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 क्या करेगा? समस्या का समाधान कर देगा। क्लियर है कि मुद्रा की आपूर्ति मार्केट में क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, और मुद्रा अस्फीति का सामना करने के लिए बैंक दर को कम किया जाता है। ये स्फीति के अलावा मुद्रा अस्फीति, तो ये मुद्रा स्फीति का जस्ट बेटा विलोम है। विलोम समझते हो ना? ये विलोम है, यानी अपोजिट है। तो बस अपोजिट, यानी यहां पर क्या हो जाता है? वस्तु की कीमत, याद रखिएगा, एकदम सेम इसके विपरीत हो जाती है। याद रखिएगा। तो जब मुद्रा अस्फीति हो जाएगी तो क्या करेगा? तो क्या करेगा? बैंक रेट को कम कर देगा, और जब बैंक रेट को कम करेगा तो ये क्या करेंगे? व्यापारिक बैंक जाकर के वहां से उनकी ऋण तक आसान पहुंच होगी, हमारी भी ऋण तक आसान पहुंच होगी। फिर क्या होगा? बल्ले बल्ले हमारे हाथ में पैसा आएगा, मार्केट चल पड़ेगा। बैंक दर में वृद्धि का प्रभाव, अब देखिए, वृद्धि करने पर याद रखिएगा, अब देखिएगा सारा पॉइंट बैंक दर जो मैंने समझाया है, अब इसी को आगे देख लीजिए। अगर बैंक दर में वृद्धि, अब ये क्वेश्चन है, ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने कहा अब जनवरी से मेरी क्लासेस बहुत महत्वपूर्ण हो जाएंगी, क्योंकि अब मैं प्रीलिम्स पर फोकस हो चुका हूं। अब आप एक बार पढ़िएगा। ठीक है, चले। वृद्धि होगी तो क्या इंपैक्ट पड़ेगा बैंक दर में? अगर वृद्धि, वाणिज्यिक बैंक आरबीआई से दीर्घकालिक ऋण कम लेंगे, अर्थात वाणिज्यिक बैंकों के पास कम तरलता बचेगी। वाणिज्यिक बैंक क्या करेंगे? ब्याज दरों में वृद्धि कर देंगे। इससे क्या होगा? अर्थव्यवस्था में तरलता में कमी हो जाएगी, समग्र मांग में कमी हो जाएगी, वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में कमी हो जाएगी, और मुद्रास्फीति नियंत्रित हो जाएगी। समग्र मांग में कमी, शब्द पकड़े रहिएगा, क्या है? समग्र मांग। याद रखिएगा, अभी आपने पढ़ा था मात्रात्मक उपकरणों में क्या है? इन उपकरणों के माध्यम से आरबीआई अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति में कमी या वृद्धि को नियंत्रित करती है। याद रखिएगा,
तो सिंपल सी बात है, यहां पे आप देख सकते हैं वृद्धि का प्रभाव। क्या क्लियर है? क्लियर है तो एक बार ऐसे थंबनेल बना के मुझे बताएं कि हाँ क्लियर है, आसान है। देख सकते हैं आप, एक दो बार रिवीजन करेंगे चीजें आपकी क्लियर होती चली जाएंगी। याद रखिएगा। अब क्या है, बैंक दर में कमी का इंपैक्ट क्या है, यानी अगर कमी कर देंगे बैंक दर में कमी, अब क्या होगा, जो वाणिज्यिक बैंक हैं आरबीआई से अधिक ऋण लेंगे, क्या लेंगे, फिर वाणिज्यिक बैंकों द्वारा ब्याज में कमी कर दी जाएगी, लोग यानी मैं और आप अधिक ऋण लेंगे, और जब हमारे हाथ में पैसा आएगा तो मार्केट में डिमांड डिमांड डिमांड, गाड़ी भी चाहिए, बंगला भी चाहिए, कपड़ा भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, मांग में वृद्धि कर देंगे। अब क्या होगा, गाड़ी चाहिए, वस्तु, ठीक है ना, सेवा चाहिए, यानी आपने कहीं भी चलो भाई घूमने चलते हैं, पर्यटन, ये सब वो सब, तो वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में वृद्धि, मुद्रा अस्फीति में नियंत्रण। याद रखिएगा। क्लियर है? तो सिंपल सी बात है, इस हिसाब से आपको देखने की आवश्यकता है। क्लियर है? मुद्रास्फीति नियंत्रण और क्या हो जाएगा, मुद्रा अस्फीति नियंत्रण, आप देख लीजिएगा। क्लियर हो गया? ठीक है। रेपो रेट, अब आते हैं रेपो रेट। याद रखिएगा, वाणिज्यिक बैंक आरबीआई से अल्पकालिक ऋण कम मात्रा में लेंगे। अल्पकालिक ऋण यानी सबसे पहले रेपो रेट को समझ लीजिएगा। रेपो रेट क्या है, याद रखिएगा, रेपो रेट क्या है, ये अल्पकालिक, वाणिज्यिक बैंक आरबीआई से जब अल्पकालिक ऋण लेते हैं तो उसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रेपो रेट। याद रखिएगा, रेपो रेट। याद रखिएगा, वाणिज्यिक बैंक आरबीआई से अल्पकालिक ऋण लेते हैं तो याद रखिएगा रेपो रेट इसी को बोलते हैं। ठीक रहेगा। अभी आगे इस पर एक बहुत बढ़िया सा डायग्राम वो मैं एक मिनट निकालना चाह रहा हूं, ठीक है ना। ओहो, अच्छा वो कल आएगा, चलिए कोई बात नहीं, आज एक सरसरी निगाह इसी से कर, वो बहुत बढ़िया डायग्राम है, चित्र से सारा बनाया गया है। ठीक है, तो चलिए, कहां गया भाई, हाँ ठीक है। वाणिज्यिक बैंक आरबीआई को अल्पकालिक ऋण, ये हो गया आपका कि वाणिज्यिक बैंक से आरबीआई, मतलब आरबीआई से वाणिज्यिक बैंक क्या लेते हैं, अल्पकालिक ऋण लेते हैं। अब क्यों लेते हैं, स्वाभाविक है, उनको अपना जो लेन देन है उसको व्यवस्थित करना है। तो अगर रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि हो जाए तो उसका क्या इंपैक्ट पड़ता है, ये मैंने एक साथ इसलिए कर दिया है कि एक एक चीज, जैसे हमने बैंक दर में कमी का इंपैक्ट, बैंक दर में वृद्धि का इंपैक्ट एक साथ बनाया है, उसी प्रकार से आगे भी आप पढ़ते चले जाइएगा, इसीलिए बनाया गया है। तो अब आप देखिए, अगर वृद्धि होगा तो क्या होगा, सेम वही जो बैंक रेट के साथ हुआ है, सेम एज बैंक रेट, बस बेटा अंतर एक है बैंक रेट से कि बैंक रेट में दीर्घकालिक होता है और इसमें रेपो में क्या होता है, अल्पकालिक होता है। याद रखिएगा, अल्पकालिक, तो ये पकड़ लीजिएगा, अल्पकालिक और दीर्घकालिक, बाकी और कोई अंतर नहीं है। और याद रखिएगा, बड़ा महत्वपूर्ण भी है, कभी हो सकता है इंटरचेंज कर दे, रेपो में दीर्घकालिक कर दे और अल्पकालिक में क्या कर दे, याद रखिएगा। तो सिंपल सी बात है, रेपो रेट में वृद्धि का इंपैक्ट सेम ऐसे ही, सेम आप एक एक पॉइंट आप मिला सकते हैं। याद रखिएगा, एक एक पॉइंट आप देख सकते हैं, जैसे वृद्धि का इंपैक्ट, रेपो में वृद्धि का इंपैक्ट, और इधर आप देखिएगा बैंक दर में वृद्धि का इंपैक्ट, आप देख सकते हैं वृद्धि ये सेम वही पॉइंट आएगा, सेम एस, इसमें मुझे कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। वृद्धि का सेम इंपैक्ट और रेपो रेट में कमी का भी सेम इंपैक्ट आएगा, यानी वाणिज्यिक बैंक आरबीआई से अल्पकालिक ऋण अधिक मात्रा में लेंगे, जिससे वाणिज्यिक बैंकों के पास तरलता बढ़ेगी। वाणिज्यिक बैंक क्या करेंगे, जब भाई पैसा हमारे पास अधिक आ गया, ब्याज दर में कमी करेंगे, आपके मेरे पास अधिक ऋण आएगा, पैसा लेंगे, वस्तुओं और सेवाओं की मांग में वृद्धि होगी। याद रखिएगा, मुद्रा अस्फीति नियंत्रण हो जाएगा। तो स्वाभाविक है, इस प्रकार से देखने की आवश्यकता है। रिवर्स रेपो रेट क्या है, अब देखिए, रेपो में क्या था, बैंक अल्पकालिक रूप से आरबीआई से लेते थे, बैंक आरबीआई, याद रखिएगा। रिवर्स में क्या, वह दर है जो भारतीय रिजर्व बैंक अपने ग्राहकों को
भारतीय रिजर्व बैंक अपने ग्राहकों को उनसे लिए गए अल्पकालिक ऋणों पर प्रदान करता है। याद रखिएगा, रिवर्स एकदम रेपो का उल्टा है। यह वह दर है जो भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपने ग्राहकों, उसके कौन से ग्राहक हैं, हम लोग तो हो नहीं सकते, उसके ग्राहक हैं वाणिज्यिक बैंक, तो अपने ग्राहकों यानी वाणिज्यिक बैंकों को उनसे लिए गए अल्पकालिक ऋणों पर प्रदान करता है। यानी मार्केट से तरलता सोखने और बनाए रखने के लिए एक ये टूल्स है, जिसमें वहां वाणिज्यिक बैंक आरबीआई से ले रहे हैं, यहां आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों से ही ले रहा है। बस इतना अंतर आप समझ लीजिएगा। रिवर्स रेपो दर का प्रयोग भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वाणिज्यिक बैंकों से अल्पकालिक ऋण लेकर अर्थव्यवस्था में जो ज्यादा तरलता आ गई है उसको कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। अब सेम देख सकते हैं आप, रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि का इंपैक्ट क्या होगा, याद रखिएगा। सेम उसी प्रकार से आप इसको भी पढ़ेंगे, निकल करके चला आएगा, याद रखिएगा। अब इसके बाद आते हैं नगद आरक्षित अनुपात, यानी अब अनुपात पे, वो बहुत इजी आप पढ़िएगा, उसी कॉन्सेप्ट से निकल आएगा। नगद आरक्षित अनुपात CRR, यानी अब आप रेशियो पढ़ने जा रहे हैं। रेट आपने पढ़ लिया, अब आप रेशियो पढ़ने जा रहे हैं, आप रेशियो पढ़ने जा रहे हैं। कोई चीज अगर थोड़ी बहुत कम भी समझ में आई होगी, वो धीरे धीरे आपको याद आती चली जाएगी, याद रखिएगा। तो नगद आरक्षित अनुपात, नगद आरक्षित अनुपात से अभिप्राय क्या है, ध्यान करिएगा। वाणिज्यिक बैंकों की कुल जमाओं, यानी कि जो वाणिज्यिक बैंक के पास टोटल जो डिपॉजिट है, कुल जमा है, ये सब ध्यान करती एक बार और, जो कुल जमा है यानी जो टोटल डिपॉजिट है कुल जमाओं के उस अनुपात से है जो वाणिज्यिक बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक के पास आवश्यक रूप से रखना पड़ता है। बड़ा मजेदार है। वहां था रेट और यहां है रेशियो। कुछ ऐसा रेशियो आपके पास, यानी आपकी जो कुल संपदा है ना, ऐसे आपकी कुल संपदा का कोई एक हिस्सा हमारे यहां रख दो आप, बस दैट्स इट। क्यों रख दो, बड़ा महत्वपूर्ण है, समझाते हैं क्यों रख दो, पकड़े रहिएगा। एक बार फिर से, नगद आरक्षित अनुपात से अभिप्राय वाणिज्यिक बैंकों की कुल जमाओं के उस अनुपात से है, रेशियो से है, यानी जो टोटल आपके पास जमा है उसका रेशियो, टोटल जमा और उसके रेशियो से है, जो वाणिज्यिक बैंकों को आरबीआई के पास आवश्यक, यानी वाणिज्यिक बैंक किसके पास रखेंगे, आरबीआई के पास आवश्यक रूप से रखना होता है, याद रखिएगा। और इसकी मात्रा कितना रखना है, पहले तो रखना है आपको, वाणिज्यिक बैंकों को आरबीआई के पास कितना रखना है, यह मात्रा भी हम ही बताएंगे। यानी आरबीआई, उस दिन मैंने लेक्चर में कहा था आरबीआई पापा है, क्या है, पापा है या मां है, कुछ भी, तो पापा या हमारे पेरेंट्स हैं मुद्रा के माता पिता है, तो मुद्रा के माता पिता वहां भी रेट निर्धारित कर रहे थे और यहां पर भी वो रेशियो निर्धारित करें कितना रखोगे। यह बैंकों को क्यों किया जाता है, नकदी की समस्या से सुरक्षा प्रदान करने के लिए कवच की तरह कार्य करता है। जैसे कवच का मतलब क्या, जैसे महाभारत, कर्ण एक पात्र, कर्ण के पास सबसे बड़ी शक्ति थी कवच और कुंडल, तो कवच और कुंडल ऐसी चीज थी, याद रखिएगा, कर्ण के पास, कि जब भी उन पर विनाशक प्रहार होता, यानी उनकी मृत्यु के लिए कोई तगड़ा प्रहार होता, तो क्या होता, उस परिस्थिति में वह कवच कुंडल उनकी रक्षा करता। सेम वही चीज बैंकिंग में है कि जब बैंक, मान लीजिए बैंकों ने क्या किया, अब मान लो सीआरआर को हटा दीजिए, बैंक में सीआरआर नहीं है, समझिएगा, मैं हूं बैंक, मुझे मान लीजिए, और मेरा एक बैंक चलता कैसे, एक होता है क्रेडिटर्स, ये वाला हाथ जिसने जमा किया, एक होता है यहां पर डेबिटर्स जिसने पैसा निकाला। तो ये क्रेडिटर्स डेबिटर्स, इन्हीं दोनों के सिस्टम से और इन दोनों के लेन देन में जो इनकम होती है उससे बैंकिंग पूरा तंत्र चलता है। यानी लेन देन और प्लस इस लेन देन में जो भी मतलब आरबीआई सेवा, सॉरी, जो बैंक होते हैं वाणिज्यिक बैंक, जो सेवा प्रदान करते हैं वह उनकी आय होती है, अलग से उसकी कोई आय तो होती नहीं है। तो मान लीजिए कवच और कुंडल के पहले की बात बता रहा हूं, यानी कि सीआरआर नहीं है। अब मान लीजिए मैं बैंक हूं, ये आदमी आया है, ये वाला एक हाथ में स्केच पेन वाला आदमी आया, इसने फटाक से मेरे अंदर 100 रुपया जमा कर दिया, आ गया मेरे पास।
हो गया, यहां पर 100 रुपए आ गया। ये आदमी आया, इसने कहा कि भैया हमको तुरंत 100 रुपए की आवश्यकता है और आप बैंक हैं, आप हमारे बीच मध्यस्थ हैं, सरकार ने आपको बनाया है, ये 100 रुपए हमको आवश्यकता, इससे कम पे काम नहीं चलेगा। आपने क्या किया, फटाक से 100 रुपए इनको पकड़ा दिया। अब इसने जमा किया था, एक हफ्ते बाद आया, कहा भैया ऐसा पैसा दो, काम है बहुत जरूरी, बिटिया की शादी करनी, कुछ भी। अब इधर क्या हो गया, अब ये तो एक समय के लिए लिया है, अब आपका बैलेंस खराब हो गया कि नहीं हो गया, यानी आपके पास तो पैसा ही नहीं बचा। इसका मतलब आपके पास कर्ण की तरह कोई कवच और कुंडल था ही नहीं, आया आपने दिया, मर गए आप। तो सीआरआर का मतलब वही है, एक ऐसी राशि है, इस 100 रुपए में से 4 रुपए आपको कहां रखना पड़ेगा, आरबीआई के पास। याद रखिएगा, कहां रखना पड़ेगा, आरबीआई के पास, जिससे जब आपका सिस्टम खराब हो तो उस 4 रुपए के द्वारा आप अपने सिस्टम को मैनेज कर सके। विपरीत परिस्थितियों में, याद रखिएगा, विपरीत परिस्थितियों में बैंकिंग तंत्र को उनकी विफलता से बचाने के लिए, उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो कवच की तरह कार्य करता है। अब आपको पता लग गया, कवच का मतलब, कर्ण का मतलब कर्ण कुंडल। सीआरआर में वृद्धि का क्या इंपैक्ट पड़ेगा, सेम वही इंपैक्ट पड़ेगा जो उधर पड़ रहा था, वृद्धि का सेम। यही देखिए कितना मॉनेटरी पॉलिसी आसान है, वृद्धि का सेम इंपैक्ट, कमी का सेम। वृद्धि कर देंगे तो स्वाभाविक है, अब भैया हमको ज्यादा पैसा रखना पड़ेगा, ज्यादा रखेंगे हमारे पास पैसा कम हो जाएगा, हमारे पास कम हो जाएगा, मार्केट में किसको देंगे। तो क्या है, वृद्धि अगर हो गई, ये देखिए, तो क्या हो जाएगा, वाणिज्यिक बैंकों को आरबीआई के पास पहले की अपेक्षा अधिक पूंजी रखनी होगी, वाणिज्यिक बैंकों के पास धन में कमी हो जाएगी। तो जब धन में कम हो जाएगी, ब्याज दर में वृद्धि करेंगे, वृद्धि करेंगे तो लोग ऋण कम लेंगे, अर्थव्यवस्था में तरलता में कमी आ जाएगी, वस्तुओं, भाई पैसा नहीं रहेगा तो वस्तुओं सेवाओं की मांग में कमी आ जाएगी। अब फिर देखिए मुद्रास्फीति नियंत्रण, देख रहे हैं आप, देख सकते हैं, देखिए आप, सेम वही है। और सेम जो उधर कमी करने का हो रहा था, वही इधर भी कमी करने का। मैं कुछ नहीं बता रहा हूं, आप खुद पढ़ेंगे, उम्मीद करता हूं स्क्रीनशॉट लीजिए और खुद पढ़िए, खुद लॉजिक लगाइए। सेम शुरू से लेके रेट और रेशियो एक ही फार्मूले पर चल रहे हैं, इससे आसान विषय क्या हो सकता है। अभी लगता होगा यार इकोनॉमिक्स कितनी बड़ी चीज है, कितना इजी है, कितना इजी है, बहुत इजी है, आप फील करो बस। ठीक है, अब आते हैं वैधानिक तरलता अनुपात, एसएलआर। ये क्या है भैया, वैधानिक एसएलआर। एसएलआर क्या है, बंदूक होती है ना, आइए कुछ वैसा ही है। व्यापारिक बैंकों को अपने कुल जमा का एक निश्चित प्रतिशत अपने पास, देख लीजिएगा, पकड़ लीजिए, अपने पास, सीआरआर दूसरे के पास, और ये एसएलआर यानी बंदूक अपने पास रखनी है, जब भी मुसीबत हो तो टक 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 काम ओवर कर देंगे। अपने पास नगद में, कैश में भी रखें, स्वर्ण में भी रखें, एवं अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूति के रूप में संरक्षित रखना होता है। ये सरकारी प्रतिभूति वगैरह अभी आपको थोड़ा कम समझ में होगा, पकड़े रहिएगा, आगे सब क्लियर कर दूंगा। अभी बस इतना पकड़िए, कोई सरकारी प्रतिभूति होती है, क्योंकि इसका काम अभी इतना ही है, विस्तार से भी प्रतिभूतियां क्या होती हैं, ट्रेजरी बिल, ये वो अभी आगे सब आने वाला है। तो अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूति के रूप में संरक्षित रखना होता है। याद रखिएगा, शब्द पकड़िएगा, तीनों चीजों में, मुद्रा में भी रख सकते हैं, स्वर्ण में भी, अल्पकालिक। यह आरबीआई द्वारा निर्धारित किया जाता है, स्वाभाविक है, पापा है, निर्धारित वही करेगा। ठीक है, एसएलआर में वृद्धि हो जाएगी, तो अब भैया वृद्धि हो गई, फिर वही इंपैक्ट आएगा। अरे वृद्धि हो गई, बैंकों के पास अपने पास ज्यादा पूंजी रखनी पड़ेगी। सीआरआर में क्या था कि भाई बैंकों को आरबीआई के पास अधिक रखनी पड़ती थी, अब इसमें क्या है कि जो है बैंकों को अपने ही पास रखना पड़ेगा। तो जितना मान ली 5 रुपया है, बढ़ा दिया गया, तो 3 रुपया उनको अपने पास रखना पड़ेगा। तो वाणिज्यिक बैंकों को अपने पास पहले की अपेक्षा अधिक पूंजी रखने होगी, बैंकों के पास तरलता में कमी आ जाएगी, वाणिज्यिक बैंक ब्याज दर में वृद्धि करेंगे, लोग कम ऋण लेंगे। देख सकते हैं मुद्रास्फीति नियंत्रण हो गया। और ठीक एसएलआर में कमी, वही जो सीआरआर जो एसएलआर, सेम 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 सेम। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अंतिम में आ जाते हैं मात्रात्मक में, खुले बाजार की क्रियाएं। क्या है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस। क्या है ये, खुले बाजार की क्रियाएं। देख सकते हैं आप, क्या है, खुले बाजार की क्रियाएं। भारतीय रिजर्व बैंक खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों, ट्रेजरी बिल एवं अन्य स्वीकृत विपत्रों का क्रय विक्रय करता है। कल यहीं से क्लास स्टार्ट करूंगा, इसको समझाते, चूंकि थोड़ा टाइम लगेगा
कि सरकारी प्रतिभूतियां क्या है, ट्रेजरी बिल्स क्या है। अभी आप बस इतना याद रखिए कि खुले बाजार की क्रियाओं में आरबीआई ये काम करता है, रट लीजिए प्रीलिम्स की दृष्टि से ये काम करता है। कल यहीं से क्लास स्टार्ट करूंगा। खुले बाजार परिचालन में सरकारी प्रतिभूतियों की एकमुश्त खरीद या बिक्री की जाती है। अर्थव्यवस्था में तरलता को डालने या अवशोषित करना, ये दोनों लक्ष्य शामिल होते हैं। याद रखिएगा, साख नियंत्रण के रूप में इनका इस्तेमाल होता है। कल हम अपनी क्लास यहीं से गुणात्मक उपकरणों से और एनपीए वगैरह पर, मतलब मैं लगातार जबरदस्त क्लास है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज वगैरह सब पर बातचीत होगी। कल यहीं से सरकारी प्रतिभूतियों वगैरह को समझाते हुए क्लास स्टार्ट करूंगा। और इकोनॉमिक्स में बने रहिए आप लंबे टाइम तक। याद रखिएगा, क्योंकि जबरदस्त रूप से इकोनॉमिक्स होने वाला है। एक महीना पूरा जनवरी एकदम मजेदार हो जाएगा, याद रखिएगा। और सैटरडे को याद रखिएगा, सैटरडे आने वाला है। सैटरडे को कॉम्प्रिहेंशन पर, याद रखिएगा, कॉम्प्रिहेंशन पर बातचीत करने वाला हूं। एक खुला लेक्चर होगा, कॉम्प्रिहेंशन, सीसेट में कॉम्प्रिहेंशन, जिससे आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाए और फिर आगे उसको मैं कंप्लीट कराऊंगा। सीसेट कॉम्प्रिहेंशन, एक जबरदस्त रणनीति पर चर्चा करने वाला हूं सीसेट कॉम्प्रिहेंशन पे, विद एग्जांपल। अमेजिंग कॉन्सेप्ट है। केवल सीसेट में कॉम्प्रिहेंशन हल करके आप सीसेट की सारी मुसीबतों से पार पा सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं सुबह द हिंदू के सेशन में। और एक चीज और, इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन करा रहा था वो मंडे से पुनः स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है ना, वो अपने टाइम पे स्टार्ट हो जाएंगे। अब इस बीच चूंकि बंद था, जो है नए वर्ष पर एक दो दिन थोड़ा सब कुछ सिस्टम बंद था, सभी छुट्टियों में थे, तो वो एक मंडे से वो फिर से स्टार्ट हो जाएगा। याद रखिएगा, वो कोई चीज बंद नहीं है। सैटरडे याद रखिएगा, सीसेट पर जबरदस्त लेक्चर कॉम्प्रिहेंशन पर। तब तक सुबह तक पढ़िए, मस्त रहिए। सुबह 9 बजे द हिंदू में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।